फर्स्ट चैप्टर कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड इंसिडेंटल मैटर देयर टू। चलो, चाहे तुम्हारा सीए फाउंडेशन हो, चाहे तुम्हारा सीएस फाउंडेशन हो, चाहे तुम्हारा सीएसईटी हो, या कुछ भी हो, तुमने कभी ना कभी कंपनीज एक्ट के ऊपर कुछ बेसिक चीजें पढ़ी है, हाँ या ना? जैसे बेसिक चीजें में कोई क्या हेल्प कर सकता है? सबसे पहले एक बात बताओ कि कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको पता है क्या? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी? कोई हेल्प कर पाएगा? क्या होना चाहिए? मेंबर्स होने चाहिए। मेंबर्स कितने होने चाहिए इन अ प्राइवेट कंपनी? मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मैक्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? ओके। फिर ओपीसी की बात करूं तो मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? मैक्सिमम? ये ग्रे एरिया है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कॉमन सील की। तो क्या हर कंपनी को कॉमन सील रखना कंपलसरी होता है, हाँ या ना? नहीं सर, हमेशा ये ऑप्शनल रहेगा। तीसरा, सर क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होता है? कंपनी अलग और कंपनी का मालिक अलग होता है, अरे हाँ या ना? ऐसा तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? ठीक है। इसका एक फेमस केस लॉ था कोई तो भी। परफेक्ट, सैलमन वर्सेस सैलमन। ये नाम सुना है क्या? नहीं सुना है तो अपन पढ़ेंगे, बट मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि जो अपन पढ़ने वाले हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं तुमने कभी ना कभी तो पढ़ा ही है। सैलमन वर्सेस सैलमन, याद है क्या ऐसा कुछ? श्रद्धा बहन, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? प्लीज तुम्हारा सबका वीडियो ऑन रखना, सबका वीडियो ऑन रखो। रुशिल, बुलबुल, समृद्धि, रश्मि, वीडियो ऑन रखो। नहीं, तुम पे भरोसा नहीं मेरे को। हाँ बस चालू रखो। अब बिना नहाए बैठना, तू मेरे को थोड़ी है नहाने के आने के लिए कोई नहीं बोला, हाँ टेंशन मत ले तू उसका। लेकिन तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है तुम्हारा। समृद्धि, रश्मि, रुशिल, भारती, श्रद्धा, कैम ऑन रखो। अरे तुम भंगी जैसा बैठो ना, तुमको कहा लोड है? तुम क्यों इतना टेंशन, इतना 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 कॉन्शियस क्यों हो जाते हो भाई तुम? इतने कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो? अब इसमें फिल्टर नहीं लगता, अब क्या कर सकते हैं? नहीं तो पूरी जिंदगी तुम्हारी फिल्टर में निकल जाती। चलो, सेजल कैम ऑन रखना, समृद्धि कैम ऑन रखना, श्रद्धा। चलो, उसके बाद में, ओ माय गॉड, तो डीजे बन के बैठी है एकदम, ओ माय। ठीक है, ही इज द रैप ऑफ न्यू सैंग, चैप्टर नंबर 1। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद में और भी कुछ थे उसके टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉप क्लास था, टी ओ पी सी एल ए एस। टी बोले तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सर आप कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, हाँ या ना? सर व्हाट इफ अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो? भारती तू लोड मत ले, कुछ नहीं होता, इतना कॉन्शियस मत हो जा, टेंशन मत ले तू। तू चल चल चल। क्या आप प्राइवेट कंपनी में अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो? द आंसर इज सर, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट विद इन द कंपनी इटसेल्फ। आप अपने मेंबर्स को ही ट्रांसफर कर सकते हो, आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जबकि अगर मैं बात करूं सर एक पब्लिक कंपनी की, तो क्या एक पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल? तो डेफिनेटली यस सर, शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल इन अ पब्लिक कंपनी। तो सर टी बोले तो क्या था? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है। ओ बोले तो क्या था? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग। सर कंपनी में ओनरशिप किसका होता है? मेंबर्स, गधड़ाई। ओनरशिप शेयर होल्डर्स का होता है, मेंबर्स का होता है, जबकि मैनेजमेंट किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या होता है? सर एक होता है डायरेक्टर और अनेक जब बैठते तो उसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सब जब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती है, उस मीटिंग को क्या बोला जाता है?
बोर्ड मीटिंग। और सर जब लोगों की, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो उसको क्या बोला जाता है? एजीएम, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। सर ये जब एनुअल जनरल मीटिंग इस साल में कितने बार होती है? एक झापड़ मारूंगा, एनुअल, नाम एनुअल है तो साले एनुअल फंक्शन साल में क्या 5 बार होंगे क्या? नाम ही एनुअल है, मतलब साल में 1 बार होगा। सर जब ये एनुअल जनरल मीटिंग के लिए हम वेट नहीं कर सकते, हम इतना वेट नहीं कर सकते कि जब हमारा एजीएम होगा तब जाके हम कोई मैटर डिस्कस करेंगे, हमको अर्जेंटली एक मीटिंग बुलानी है अभी की अभी, उस मीटिंग को क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आई बात समझ में? ये ओवरव्यू, ब्रॉड ओवरव्यू समझ में आ रहा है कंपनीज एक्ट का क्या था? कुछ रिमाइंड हो रहा है ये सारी चीजें? चलो, पी बोले तो क्या था? परफेक्ट, परपेचुअल सक्सेशन। सर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सर कंपनी का मालिक मरने से कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस शुरू किया था, धीरूभाई अंबानी मर गया तो क्या रिलायंस बंद हो गई? सर मुकेश अंबानी संभाल रहा है, मुकेश अंबानी संभाल रहा है तो मुकेश अंबानी मर जाएगा तो रिलायंस बंद हो जाएगा? नहीं सर, उसका बेटा संभालेगा। सर बेटा मर गया तो क्या पूरी, सपोज उसके खानदान ही मर गया, खत्म हो गया, रिलायंस अंबानी का खानदान खत्म हो गया तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी? अरे नहीं सर, वो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के एक मेंबर थे, क्योंकि ओनरशिप तो अभी भी शेयर होल्डर्स का है। तो सर कंपनी को सिर्फ लॉ ने बनाया है और लॉ ही उसको खत्म कर सकता है। इसके अलावा कंपनी के मालिक मरने से कंपनी बंद नहीं हो सकती सर। दिस इज परपेचुअल सक्सेशन, वो परपेचुअलिटी पे चलते रहेगी। सी बोले तो कॉमन सील, जो मैंने बताया था कि हर कंपनी को कॉमन सील रखना कंपलसरी होता है। तो बोलो ना, नहीं क्या होता है? ऑप्शनल होता है। अभी तो बोला गधेड़ो, कॉमन सील रखना ऑप्शनल होता है। कॉमन सील क्या होता है? थप्पा, देखा होगा ना थप्पा, स्टैंप। रुचिल ने नहीं देखा क्या थप्पा? अच्छा अच्छा। एल, एल बोले तो लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की लाइबिलिटी 3 टाइप की हो सकती है, कोई हेल्प करेगा? कंपनी की लाइबिलिटी 3 टाइप की हो सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय, अबे डिबेंचर कौन बोला? ये कौन बोला डिबेंचर? कौन बोला? गला घोट के मारू या पानी में डुबा के मारू? हाँ 3 होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी होती है अनलिमिटेड कंपनी। तो सर कंपनी की लाइबिलिटी 3 टाइप की रहेगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। इसके बाद में ए बोले तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब सर सारे लोग मिलके उसको कंपनी चालू करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनीज, maximum number of members in a private company is, minimum number of members in a private companies, maximum number of person members in a public companies। अब थोड़ा हेल्प करना, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनीज 2, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन एनी टाइप ऑफ कंपनीज 15। सर क्या मैं 15 डायरेक्टर से ज्यादा के डायरेक्टर्स अपनी कंपनी में रख सकता हूं? आंसर इज यस, बट यू हैव टू पास दिस स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विल ऑल्सो हैव टू रिक्वायर द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर आपको डायरेक्टर 500 रखने ना, बिंदास रख सकते हो, आइडियली 15 तक आपको किसी की परमिशन मांगने की नीड नहीं है, लेकिन 15 डायरेक्टर से ज्यादा के अगर आपको डायरेक्टर्स रखने हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और साथ में सीजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। 32 या 35 क्या? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्पल ही बोला होगा, तुम डायरेक्टर्स कितने भी रख सकते हो। एग्जाम्पल मैं बताया होगा तुमको ऐसा कि उस कंपनी में 30 डायरेक्टर है, 32 डायरेक्टर, ऐसा 15 के ऊपर तुम चाहो उतने रख सकते हो, तुमको एसआर पास करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है। प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी शुरू करता है। मतलब अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस में प्रमोटर कौन होगा? धीरू भाई अंबानी। टाटा कंपनी में कौन होगा? नहीं, रतन टाटा के बापूजी जमशेद जी टाटा। एप्पल कंपनी में कौन होगा? स्टीव जॉब। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कौन होगा? क्या क्या बोली भारती? हाँ बिल गेट्स। ए माँ, ओ भाई, कौन से दुनिया के प्राणी हो तुम?
हो ना तुम इसी धरती के नालायको। अमेजोन का कौन मालिक है? वाह, उसने पूरी दुनिया में अमीर बन गया, तेरे को याद वो टकले से है, गजब। नालायक, सही बोल रहा था तू, जेफ बेजोस। टेस्ला कंपनी का फाउंडर, टेस्ला टेस्ला कंपनी का प्रमोटर एलन इलॉन मस्क। हाँ, इलॉन मस्क। साले इंस्टाग्राम के कीड़ो, इंस्टाग्राम पे तो देख के पढ़ लेते। सही में तुम्हारे लेक्चर ना मैं इंस्टाग्राम पे लेना शुरू कर देता हूँ, ज्यादा पढ़ोगे तुम। रील्स बना बना के पढ़ाऊंगा तुम लोगों को सालों। चलो, टाइम पास। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड इंसिडेंटल मैटर देयर टू। बेसिक चैप्टर है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसमें, चलना है अपने को। सर, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन फॉर द लॉफुल पर्पस। हमको तो मालूम है सर। पर्सन हु इनिशिएट द प्रमोशन ऑफ द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। ओ माय गॉड, टू लव, हमको आज समझ में आया कि जो कंपनी स्टार्ट करता है उसको प्रमोटर बोलते हैं। All the person who takes steps for the registration of company, example associated with the preparation of prospectus। prospectus ये क्या होता है? बनाती है मगर लेने का नहीं, क्या बनाती है? करेक्ट सर। आप जब भी आपके कोई भी कंपनी के शेयर्स लेने जाते हो तो उसके पहले आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना पड़ता है, ऐसा वो अज्यूम करते हैं। तुमको याद है, ऐसा ही एक डॉक्ट्रिन भी है, अगर कुछ याद होगा फाउंडेशन या सीएसीटी। ना ना ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसमें कंपनी अज्यूम करती है कि आपने अगर कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो आपने बोर्ड ऑफ आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए और साथ में प्रोस्पेक्टस भी पढ़ा होगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। कुछ याद नहीं है तो भूल जाओ, जस्ट मैंने वो टॉपिक निकाला, आगे सब कुछ आने वाला है अपने को, ठीक है। चलो द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म प्रमोटर एज, अंडरलाइन इसको स्टार मार्क करना, प्रमोटर की डेफिनेशन पूछते ही पूछते हैं। A promoter has been defined under section 2 subsection 69 of the Companies Act 2013 as the person who has been named as such in the prospectus or is identified in the annual return referred to in section 92. Sir, promoter is the person whose name has been entered in the prospectus or is being identified in its annual return under section 92. Second, he is that person who has the control over the affairs of the company, whether directly or indirectly, whether as a shareholder or director or otherwise. Or third, on the basis of whose ADI, that is advice, direction and instructions, the board of directors are accustomed to act. सर, प्रमोटर वो इंसान होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा गया हो या फिर एनुअल रिटर्न में लिखा गया हो। सर, एनुअल रिटर्न कौन से सेक्शन में लिखा गया है? एनुअल रिटर्न का सेक्शन है सेक्शन 92। सर, ऐसे इंसान को प्रमोटर बोला जाएगा, या फिर सर ऐसे इंसान को प्रमोटर बोला जाएगा जिसका कंट्रोल है पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, सारे कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी के ऊपर, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, चाहे एज अ शेयर होल्डर हो, लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो, या एज पर डायरेक्टर हो, या किसी भी तरीके से हो, या फिर जिसके एडवाइस से, जिसके डायरेक्शन से, जिसके इंस्ट्रक्शन से सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, मतलब वो इंसान कौन होगा? प्रमोटर। अभी कल जाके रुशिल बोलेगा, ए मुकेश मेरे को नहीं चाहिए कि तू 10 बजे के पहले अपनी कंपनी चालू करे, तो मुकेश तो नहीं सुनेगा ना उसकी बात। लेकिन अगर मुकेश ने, अपना मुकेश अंबानी, अगर उसने किसी और डायरेक्टर को बोला है कि भाई साहब तू ये काम नहीं कर सकता है, और अगर वो नहीं कर रहा है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट कौन हुआ? रुशिल या मुकेश अंबानी? क्यों? क्योंकि वो प्रमोटर है। आई बात समझ में? तो सर, प्रमोटर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज द पर्सन whose name has been entered in the prospectus or who is being identified by the annual return under section 92. Second, who has the controls over the affairs of the company, whether directly or indirectly, whether as a director or shareholder or otherwise. And third, on the basis of whose ADI, that is advice, directions and instructions, the board of directors are accustomed, that is are compulsory to act. When I say that you have to do a particular homework, you are bound, you are accustomed with that homework. आई बात समझ में? accustomed मतलब you are bound to do that, आपको वो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे इंसान को बोला जाएगा प्रमोटर।
आई बात समझ में? अरे बुलबुल तू डर मत इतना, कोई बात नहीं। आई बात समझ में? कोई क्वेरी है इसमें यहाँ तक? चलो आगे। हाँ ना तो बोलो गधेड़ो। मेरे को एक बात बताना, तो अगर कंपनी में कोई एडवोकेट है या कोई सीए है या कोई सीएस है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलता है कि सर आपने ऐसा काम करना चाहिए, आपने इस तरीके से करना चाहिए, आपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग लेना चाहिए, और अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग वो डायरेक्टर रख लेते तो वो कंपनी सेक्रेटरी को भी क्या मैं प्रमोटर बोलूंगा? सर वो तो अपना प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा है, उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी ही है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सजेशन देवे। तो जस्ट बिकॉज वो डायरेक्टर्स को सजेशन दे रहा है और डायरेक्टर्स उस हिसाब से काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको तुम प्रमोटर बना दोगे। एक होता है जिसका ओनरशिप है उस कंपनी में, उसका कंट्रोल है उस कंपनी में, और एक होता है जो कंट्रोल कर रहा है लेकिन उसका काम ही है वो कंट्रोल करने के लिए, उसको उसके लिए बिठाया है, लेकिन उस चीज की वो पगार लेता है ना कि प्रॉफिट लेता है। अरे समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? एग्जैक्टली सजेशन दे रहा है वो, मानना नहीं मानना वो डायरेक्टर्स के हाथ में। लेकिन अगर प्रमोटर ने बोला है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड, यहां पे तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं है कि तुम उसको करोगे या नहीं करोगे, यू आर बाउंड, यू आर लाइबल टू डू दैट एक्ट। यस यस यस। जो भी मैं डब्बे में लिखवाऊंगा, डब्बे का ऐसा समझना 90% का एक्यूरेसी तुमको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो डब्बे वाला है मतलब वो इंपॉर्टेंट है। जो भी बॉक्स में रहेगा वो समझ जाना कि वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बॉक्स में दिया है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले जब तुम घुमाओ पेजेस को तो तुमको बॉक्स वाली चीजें पहले हाईलाइट हो गए। ठीक है? और लॉ पढ़ते टाइम कुछ हाईलाइटर या पेन या पेंसिल वो साथ में रखना, 2-3 कलर के। अगर हाईलाइटर है तो 2 कलर के रखो। अब तुम्हारे पास अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, अभी 1-2 चैप्टर हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं तुमको शायद फिजिकल नोट्स दे दूं, या 28 के बाद में अगर खुल जावे तो फिर तो अपन फिजिकल ही लेंगे, बट ऑफ कोर्स तो तब तुमको फिजिकल कॉपी दे दूंगा। आई बात समझ में? चलो सेकंड आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। भाई हमको पता है सर कंपनी 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। पब्लिक में भी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। यार ये सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नोट, फॉर गवर्नमेंट कंपनीज सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ये कंपनी कौन सी कंपनी हुई? नाम देखते से क्या लग रहा है तुमको? सर ये हो गई पब्लिक कंपनी, और ये क्या हुई? आई होप ये बताना नहीं पड़ेगा मेरे को कि पब्लिक किसको बोलोगे, और मतलब पब्लिक किसको आइडेंटिफाई करोगे और प्राइवेट किसको आइडेंटिफाई करोगे। तो सर फॉर गवर्नमेंट कंपनी सफिक्स, सफिक्स मतलब नाम के पहले जो लगता है या नाम के बाद में जो लगता है? बाद में, तो पहले लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो सर फॉर गवर्नमेंट कंपनी सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब सर गवर्नमेंट कंपनी के आगे आप प्राइवेट पब्लिक लिखोगे क्या? गवर्नमेंट कंपनी का एक नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। एक कंपनी है BHEL, जो तुम खाते हो वो नहीं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये जो लिमिटेड लिखा ना इसने, ये लिखना उसको लिए जरूरी नहीं है, यहाँ पे उसने लिमिटेड लिखा हुआ है क्या? लेकिन तुम रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ये सारे के आगे लिखिता लिमिटेड, मदरसुमी लिमिटेड, अशोक लेलैंड लिमिटेड, ये सारों के आगे लिमिटेड लिखना कंपलसरी। गवर्नमेंट के आगे कंपलसरी है क्या सफिक्स लिखना? ओके। दिस एक्सेप्शन shall be applicable to the government company which has not committed a default in filing its financial statement under section 137 और annual return under section 92। अभी हमने देख लिया था कि annual return का सेक्शन क्या है, सेक्शन 92। अब तुमको क्या करना है, तुमको तुम्हारी एक बुक लेना है जिसमें सारे सेक्शंस की लिस्ट बनेगी, जो जो मैं सेक्शंस लर्न करने बोलूंगा वो। तो उसमें पहला सेक्शन जाके लिखना है तुमको प्रमोटर का। प्रमोटर का सेक्शन क्या था? 2 सेक्शन 69। दूसरा सेक्शन क्या लिखोगे? एनुअल रिटर्न, उसका सेक्शन क्या था? 92। बस अभी तक 2 ही सेक्शन लर्न करने हैं। सर ये 137 लर्न करना है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं जो बोलूंगा सिर्फ वही लिखना। बुक ले लो, टाइम दे रहा हूँ, बुक उठा लो जल्दी फटाफट, आजू बाजू से पेन उठा लो और वो लिखना शुरू करो। 2 सेक्शन है, फटाफट लिखो। बुक ऐसी इनकम टैक्स वाली जो अपनी बुक है वो बुक में लिख लो सबसे बेस्ट, ताकि तुम्हारी एक ही बुक में लॉ भी आ जाए, इनकम टैक्स भी आ जाए, ज्यादा सेक्शन नहीं आएंगे।
मुश्किल से ऐसा समझो 25-30 सेक्शन आएंगे। अब पूरे लॉ में करीबन 150-200 सेक्शन है, 200 में से खाली 30 सेक्शन लर्न करने बोल रहा हूँ, वो भी मैं लर्न कराने की गारंटी लेता हूँ। तो उतनी तो मेहनत तुम कर लो, लिख लो फटाफट, होने के बाद बोलो मैं आगे चलता हूँ। श्रद्धा नहीं है इसमें बैच में, श्रद्धा कहाँ चली गई? अरे भाई मिस मत कर फर्स्ट चैप्टर। चलो फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 सेक्शन लर्न नहीं करना है, वापस वही है कि सर अच्छा आप कंपनी कोई भी इलीगल पर्पस के लिए बना सकते हो। बस आपने कंपनी बनाई कि हम क्या काम करते हैं, हम लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों की रास्पबेरी निकालते हैं, ऐसे काम कर सकते हो, इसके लिए कंपनी फॉर्म कर सकते हो। कंपनी का नाम है मर्डर लिमिटेड, मस्त। आईपीओ भी लॉन्च करते हो आप मर्डर लिमिटेड का, डिविडेंड के बदले में चूरे चाकू दोगे सबको, ऐसा कर सकते हो क्या? सर आप कंपनी हमेशा सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए ही बना सकते हो। ओके ओके, आया उसका मैसेज। बाद में 7 या 7 से ज़्यादा अगर आपकी पब्लिक हो तो, 2 से ज़्यादा अगर प्राइवेट हो तो, 1 है अगर आपका ओपीसी हो तो। ये आपको पता है ऑलरेडी, मैं इसमें टाइम पास नहीं करूंगा, ये देख लो। सर सबसे पहले आपको कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट डू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? महुआ नहीं औवा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती है, सारे कंपनी के स्तंभ होते हैं। जैसे इसमें एक क्लॉज होता है जिसको नाम होता है नेम क्लॉज, कि आपके कंपनी का नाम क्या है। एक क्लॉज होता है जिसमें लिखा होता है कि आपके कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। एक क्लॉज होता है कि आपके कंपनी का सिचुएशन क्लॉज कहाँ पे, मतलब आपकी कंपनी सिचुएटेड कहाँ पे, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती है, हाँ या ना? ठीक है, एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारा होता है बट अभी सिर्फ अपन समझ रहे हैं। सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए, एमओए का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? अबे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एओए का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए में सर आपने बताया कि कंपनी के स्तंभ होते हैं, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सर क्या लिखा रहता है? आपकी कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर आप संडे के दिन आपकी कंपनी ओपन होती है नहीं होती है, आपके कंपनी में जो भी पॉलिसीज है वो क्या क्या पॉलिसीज है, वो सारा आपका एमओए में कचरा लिखा रहेगा क्या? सर ये आपकी पॉलिसीज है जो हर दिन चेंज हो सकती है, तो ये सारी चीजें आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा। मतलब एक बात बताओ, एमओए और एओए दोनों में से इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या होगा, एमओए या एओए? एमओए, सॉरी एमओए। सर दोनों में से कौन सा इजीली ऑल्टर ऑल्टर हम कर सकते हैं, एमओए या एओए? एओए। चलो परफेक्ट। द मेमोरेंडम ऑफ वन पर्सन कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन दैट इज नॉमिनी। सर जो आपका वन पर्सन कंपनी रहेगा, वन पर्सन कंपनी में कितने मेंबर्स रहेंगे? सर कल जाके हमने एक बात समझी कि आपने हमको बताया परपेचुअल सक्सेशन होता है। क्यों होता है परपेचुअल सक्सेशन? क्या होता है कि कंपनी का मालिक मर भी जावे तो भी कंपनी हमेशा रन होती रहेगी। क्योंकि सर कंपनी रन कंपनी का मालिक नहीं कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा था ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सर ओनरशिप रूशिल होता है सिर्फ मेंबर्स का, लेकिन मैनेजमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो सर मुकेश अंबानी अगर मर भी जावे तो कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि उसको चलाने के लिए बचे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो जिंदा है ना भाई साहब। लेकिन सर अगर मैं बात करता हूं वन पर्सन कंपनी की, तो उसमें तो एक ही मेंबर था, अगर वो मर जावे तो काम कौन करेगा? ऑटोमेटिकली मशीन करते बैठेगा क्या? नहीं सर, वहां पे तो दिक्कत आ जाएगी कि वहां पे आइडियली कंपनी है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। बट सिंस आपका ओपीसी है और आप एक ही मेंबर हो, और आप एक मेंबर हो, आप चले गए हिमालय पर्वत पे और आप वापस आए नहीं, तो क्या कंपनी कौन चलाएगा? तो उस टाइम पे आपको अपने कंपनी को एक नॉमिनी देना पड़ेगा। नॉमिनी समझता है? कल जाके मुझे कुछ भी हो जावे तो इसका इंश्योरेंस का पैसा मेरे नॉमिनी को दे देना। मतलब मेरे पीठ पीछे अगर मुझे कुछ हो जावे तो मेरे पीठ पीछे जो भी आपका पैसा आता है इस पर्सन को दे देना। इसीलिए जब भी कोई वन पर्सन कंपनी फॉर्म करता है तो उसको अपने एमओए में अपने एक नॉमिनी का भी नाम देना पड़ेगा। आई बात समझ में? पक्का? ओके। तो सर मैं आरजी क्लासेस फॉर्म कर रहा हूं एज ओपीसी, तो मैं उसमें नाम रख लेता हूं तेजस्विनी का। बराबर? कोई बात नहीं बेटा, तेरे लिए उधार ही छोड़ के जाऊंगा मैं, लोड मत लेना। हाँ,
साथ में सर आपने नाम तो उसका रख लिया, बट उसका भी तो कंसेंट लगेगा आपको। कल जाके तो मैं किसी का भी मुकेश अंबानी का नाम लिख लूं, तो सर उसके साथ में विथ हिज प्रायर कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। सर आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा तेजस्विनी का, और इसके साथ में उसका कंसेंट लेटर भी लेना पड़ेगा। एंड द रिटर्न कंसेंट ऑफ सच पर्सन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द सेम टाइम एट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। और ये आपको जो आपने ये लिया है, उसका रिटर्न कंसेंट लिया है, वो आरओसी को देना पड़ेगा। बराबर है? यहां तक कोई दिक्कत है? चलो। However, such other person may withdraw his consent in the manner as may be prescribed. Sir, at the same time आपने जिस इंसान को नॉमिनी बनाया है उसके पास में पूरा राइट होता है कि वो अपना कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर पावे। मतलब क्या था कि भाई साहब पहले बुलबुल ने बोला था कि मैं आपकी कंपनी का नॉमिनी बनूंगी, तो मैंने उसका कंसेंट लेटर लिया और आरओसी को फाइल कर दिया कि भाई साहब इन द इवेंट ऑफ माय डेथ और इन द इवेंट ऑफ माय इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मेरे बिहाफ पर तेजस्विनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी या वो उस कंपनी के मेंबर बन जाएगी। बट जैसे जैसे दिन जाते गए मुझे पता चला कि भाई मैंने सॉरी बुलबुल को पता चला कि ये इंसान उधारी ज्यादा लेते जा रहा है। कल जाके अगर ये बैंकरप्ट हो जाता है या कल जाके इसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो ये सब कुछ मेरे मत्थे लगने वाला है। तो इसकी चीज के तेजस्विनी को डर लगने लग गया। इसके लिए बुलबुल के पास में राइट है, तेजस्विनी के पास में राइट है कि वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकती है। बोल सकती है कि भाई साहब अभी तक मेरे को बनना था लेकिन अब मेरे को नहीं बनना। ये भाई साहब 10 रुपए से लेके 10 रुपए का एसेट लेके 25 रुपए की लाइबिलिटी लेके खड़ा है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तेजस्विनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकती है। हाँ या ना? ओके। अगर नॉमिनी मर गया तो उसके जगह पे मैं किसी और को नाम लेके जाऊंगा। सर अगर मैं भी मर गया और नॉमिनी, हम दोनों एक ही प्लेन में जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया, मैं भी मर गया, नॉमिनी भी मर गया, तो फिर गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। एक बात समझ में? और सर अगर मैं घर में बैठा था और नॉमिनी मर गया, ठीक है ना, मैं दूसरा नॉमिनी अपॉइंट कर लूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है। एक बात समझ में? चलो। द मेंबर ऑफ वन पर्सन में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी। सर इसके पास में अगर राइट है कि वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकती है, तो मेरे पास में भी तो राइट होना चाहिए ना कि मैं नॉमिनी बदल सकता हूं। कल जाके मेरे को ऐसा लगता है कि भाई साहब इसको नॉमिनी बनाने के बाद में इसका मेरे को मारी का केक खाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत रोज की रोज खराब होती जा रही है, तो मैं कभी भी अपना नॉमिनी चेंज कर सकता हूं। सर मैं इसको हटा के इसके जगह पे कल जाके रुशिल का नाम डाल दूंगा। मतलब कल तक जो नॉमिनी था वो नॉमिनी थी, वो बुलबुल थी, तेजस्विनी थी, और आज से नॉमिनी कौन रह जाएगा? रुशिल रह जाएगा। तो ये मेरे पास में भी राइट है। ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी to intimate the company the change if any in the name of such person nominated by indicating। बट ऑफ कोर्स सर अगर हमने जब पहले टाइम तेजस्विनी का नाम लिया था तो आरओसी को बताया था, तो कल जाके अगर हम नॉमिनी चेंज करते हैं तो उसको भी हमको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। चलो। उसके बाद में मेंबर सेवरली लाइबल इन सर्टन केसेस। सर कंपनी की लाइबिलिटी आइडियली क्या होती है? कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? कंपनी की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। सर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कंपनी। मतलब इसके नीचे तुम्हारे मेंबर्स फॉल नहीं करने चाहिए, 7, 2 या 1 के नीचे। सर लेकिन गलती से ऐसा हो जाता है कि आपने पब्लिक कंपनी फॉर्म किया जिसमें 7 डायरेक्टर्स थे, उसमें से 7 मेंबर्स थे, उसमें से 2 मेंबर मर गए, अब कितने बचे? आइडियली 5 मेंबर्स के साथ में काम करना सही है क्या? तुमको मिनिमम कितने चाहिए? सर आइडियली आपने 7 होने चाहिए थे लेकिन आपके 5 हुए, आपको 2 और ऐड करने पड़ेंगे। सर आपने ये 2 ऐड नहीं किए अगले 6 महीनों तक। कितने महीनों तक? तो 6 मंथ्स के बाद में आप जो भी काम करोगे उसमें आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। आइडियली आपकी लाइबिलिटी क्या होती है? लेकिन ये लिमिटेड लाइबिलिटी तब तक ही रहेगी जब तक आप कंपनी के सारे प्रोविजंस का पालन करो। कंपनी के प्रोविजंस के तहत कंपनीज एक्ट ने आपको ये बोला था कि आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होने चाहिए, 2 होने चाहिए या 1 होना चाहिए। सिंस आपके मेंबर्स इस मिनिमम लिमिट के नीचे चले गए, तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आज अगर कम हो गए तो बस 1 घंटे के अंदर दूसरा मेंबर लेके आ जाओ। हमको भी समझता है कि इतनी बड़ी कंपनी है तो उसके मेंबर्स आप देख देख के लाओगे, चुन चुन के लाओगे। तो सर इसके लिए हम आपको कितना टाइम दे रहे हैं?
6 मंथ्स का टाइम। सर 6 महीनों तक आपके पास में टाइम है कि आपका जो लेवल जो नीचे गया है उसको आप अपने वापस मिनिमम लेवल तक लेकर आ जाओ। अगर आप लेकर आ जाते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप 6वें महीने के अंदर आखिरी दिन पर भी लेके आओ तो हमको कोई इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 6 महीनों तक भी आप अपने मेंबर्स को लिमिट में इंक्रीज नहीं कर पाए तो क्या होगा? आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड के जगह अनलिमिटेड होनी शुरू हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। निशा क्या बोली? लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगी ऐसा? ओके आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ये बोला आपने। सर लिमिटेड होती है मतलब क्या है कि सपोज मैंने रिलायंस कंपनी का एक शेयर लिया है जो 100 रुपीज का है, जिसका मैंने पेड अप कैपिटल जो है पेड अप कर दिया 70 रुपीज। मेरे पास में ऐसे कंपनी के 10 शेयर्स है, तो मेरे पास में टोटल 1000 रुपए के शेयर्स है, जिसमें के 700 रुपए मैंने ऑलरेडी पे कर दिए। कितना बैलेंस है मेरा? 300 रुपीज मेरा बैलेंस है। सर कल जाके अगर कंपनी को 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है, कल जाके रिलायंस कंपनी को 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है, तो उस 5000 करोड़ में सपोज 5000 करोड़ 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 500 मेंबर्स, अगर उस कंपनी में 500 मेंबर्स है तो क्या रिलायंस कंपनी में 500 मेंबर्स हो सकते हैं? सर रिलायंस कंपनी तो पब्लिक कंपनी, इसमें अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। तो आइडियली क्या रिलायंस कंपनी हर इंसान से 1 करोड़ रुपया चार्ज कर सकता है? हैं? मैं रिलायंस कंपनी को 1 करोड़ रुपया दूंगा, मैं बोलूंगा सर मेरी लाइबिलिटी कितनी है? खाली 300 की। क्यों? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अरे आई की बात समझ में है? लेकिन आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना इसका मतलब है कि सर अब आपको ये जो जितना कंट्रीब्यूशन है ना वो देना पड़ेगा। आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कल जाके लॉस 500 करोड़ की जगह 1000 करोड़ होता तो आपको 2 करोड़ देने पड़ते, 2000 करोड़ होता तो आपको 4 करोड़ देने पड़ते। सर इतनी तो मेरे पास में एसेट भी नहीं है, तो घर बार बेच के आपको देना पड़ेगा। आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, आपकी लाइबिलिटी आपके पर्सनल एसेट पर भी अटैच हो जाएगी। जबकि अभी जब कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है तब आपकी लाइबिलिटी कितनी है? सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल जाती है ₹300। आई क्या बात समझ में है? गलत है? क्या गलत है? कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए? तो ये भी तो गलत है ना कि भाई साहब जब हमने आपको बोला था कि मिनिमम 7 लोग चाहिए और तुम्हारे अगर 5 लोग चलेगा, तुमको 6 महीनों में 2 मेंबर्स नहीं मिले अभी तक। लिटरली 2 मेंबर्स नहीं मिले तुमको। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्या पता उन 2 मेंबर्स को तुमने जानबूझ के निकाल दिया होगा, ये बोल के कि हम जो भी फ्रॉड कर रहे हैं ये दोनों गवर्नमेंट को बताने की बातें कर रहे थे इसलिए हमने उसको निकाल दिया। ऐसा कल जाके कोई सीन हो जावे तो? आई बात समझ में? ठीक है बुलबुल रीड करना। बुलबुल म्यूट हटा के करना। हाँ जो डब्बा है मेंबर सेवरली लायबल सेक्शन 3 है। भगवान 2.4 का स्टार्ट। हाय श्रद्धा। हाँ बुलबुल पढ़ना। If at any time the number of members of a company is reduced, in the case of a public company below 7, in the case of a private company below 2, and the company carries on business for more than 6 months, हाँ while the number 7 से नीचे 2 से नीचे चला गया और फिर भी 6 महीनों से ज्यादा बिजनेस कर रहा है तो क्या होगा? हाँ while the number of members is so reduced, then every person who is member of the company during the time that is so carries on business after those 6 months and is cognizant, that is aware of the fact that they are carrying the business since last 6 months, even if the minimum number of members have fallen below the required level, then they shall be severally liable for the payment of the whole debts of the company contracted during that time, that is after 6 months, and may be severally sued thereafter. Sir, हमने यहाँ पे कंपनी चालू किया, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होने चाहिए थे। कुछ महीने चले,
और यहाँ पे हमारे मेंबर्स जो बच गए वो हो गए 4। मुझे कितने दिन का टाइम मिलेगा इसको सही करने के लिए? सर यहाँ तक मेरा एंड डेट है, एंड डेट टू रेक्टिफाई, बराबर है ये? सर ये इसका टाइम लिमिट कितना बताया तुमने? 6 मंथ। तो सर अगर हमने ऐसा नहीं किया, इसको टाइमली रेक्टिफाई नहीं किया 6 महीनों के अंदर, तो आपने बोला यहां से हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। तो सर ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगी? जो कॉन्ट्रैक्ट हमने इस ड्यूरेशन में किया था वो, या जो कॉन्ट्रैक्ट हम इस ड्यूरेशन से करना शुरू करेंगे वो? मेरे को इसका आंसर देना, 1 या 2। लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड कब से होना शुरू हो जाएगी? 1 वाले टाइम से या 2 वाले टाइम से? बट ऑफ कोर्स सेकेंड वाले टाइम से, क्योंकि सर यहां पे तो आपको टाइम दिया था ना। अगर आपने नहीं किया तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपकी चीजें गलत नहीं होना शुरू हो जाएगी। जब से वो 6 महीने आपके खत्म हो जाएंगे, वहां से आगे आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ना कि उसके पहले आपने जो ट्रांजैक्शन किया था उसमें। नहीं नहीं नहीं, कब अपॉइंट किया? इस पॉइंट पे या उसके बाद वाले 1 पॉइंट पे ही? सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे उसने अपॉइंट कर लिया ना, तो आइडियली 6 से इसके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसमें अनलिमिटेड है। जब से आपने अपॉइंट कर लिया मतलब आपने सही कर दिया, तो वहां से वापस आपका सही टाइम शुरू हो जाएगा। रेक्टिफाई करेगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ, किसको अपॉइंट करना है? श्रद्धा देख कैसा है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी 7, प्राइवेट इज 2, ओपीसी इज 1। मतलब आपके ये मेंबर्स के नीचे का अमाउंट नहीं होना चाहिए। मिनिमम 7 लोग तो आपकी कंपनी में होने ही चाहिए अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो। लेकिन खुदा ना खास्ता कल जाके अगर आपके मेंबर्स 7 से बिलो हो जाते हैं तो आपको 6 महीनों का टाइम मिलता है कि आप अपने मेंबर्स को बढ़ा दो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो आपकी लाइबिलिटी अभी तक लिमिटेड थी वो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड बनना शुरू हो जाएगी। तो आपके पास में 6 महीनों का टाइम है कि आप नए मेंबर्स को अपॉइंट कर लो। आई बात समझ में? चलो फिर आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 7। सर स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, सबसे पहले तो आप नाम रिजर्व करोगे, नामकरण करोगे ना अपनी कंपनी का। अरे कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो कुछ तो नाम रखोगे। कल जाके अगर बुलबुल की कोई कंपनी है तो चुट्टा लिमिटेड, ऐसी अगर कोई कंपनी उसको फॉर्म करती है तो भाई नामकरण तो करना पड़ेगा ना, वरना बोलोगे क्या मेरी कंपनी कौन सी? एक है मेरी कंपनी है, क्या नाम से? अरे क्या नाम से, तो नामकरण कर पहले। दूसरा आपको बनाना पड़ेगा ड्राफ्ट और साइन करना पड़ेगा महुआ यानी औवा, और उसको फाइल किसके पास में करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ओ गधड़ो, आरओसी। आरओसी मतलब कौन होता है? फुल फॉर्म क्या आरओसी का? हाँ पता चला, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया फिर किसी ने पूछना सर ये आरओसी मतलब क्या है। मतलब हे भगवान, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्टर नहीं, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। चलो उसके बाद में सर कंसेंट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर्स, फिर डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। फिर हम डिक्लेरेशन देंगे कि हमने सारे नियमों का पालन किया है। फीस पे करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। उसके बाद में हमको मिलेगा COI, बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विच विल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस कि हमने हमारी कंपनी स्टार्ट कर दी है। और इसके बाद में हम फाइल करेंगे एड्रेस के लिए अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के। हाँ या ना? ठीक है सर। हाँ हमने जो अभी तक पढ़ा उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं सर। सबसे पहले आप बनाओगे MOA AOA। इस पे सर साइन लगेगी कितने सब्सक्राइबर्स की? ऑल ऑल ऑल। सर हमारे पास में टोटल 7 मेंबर्स थे। हम 7 लोग मिलके, हम कितने हैं? हम सपोज 10 लोग हैं। हम 10 लोग मिलके आज एक कंपनी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक कंपनी हम जब फॉर्म कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले उसका बनाया MOA AOA। हम सब मिलके सपोज RG क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड या RG क्लासेस लिमिटेड, मतलब RG क्लासेस पब्लिक लिमिटेड, ये कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। तो हम सब इसके ऊपर साइन करेंगे। लेकिन हम सब साइन करने के पहले हमको पता चला कि हमारी जो DJ है श्रद्धा बेन, वो श्रद्धा बेन आउट ऑफ इंडिया है। तो अब 10 में से 9 लोग इंडिया में है, 9 लोग इंडिया में रह के एक ही सिटी में है। तो हम 10 में से 9 लोगों ने साइन कर दिया, सिर्फ एक श्रद्धा ने साइन नहीं किया। तो क्या ऐसा हम बिना श्रद्धा के साइन के क्या हम ROC को ये फाइल कर सकते हैं MOA AOA?
आपको सारे लोगों की साइन लगेगी सर। एक इंसान नहीं है, वो इंसान फॉरेन में बैठा है, हमको फर्क नहीं पड़ता है। जब तक सारे लोगों की साइन नहीं होगी तब तक हम उस कंपनी को एमओए एओए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा आरओसी बोलेगा। सर तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस डायरेक्टर का नाम ही हटा दो, आई मीन उस मेंबर का नाम ही हटा दो। आपको 7 लोग चाहिए, आप ऑलरेडी 10 लोग हो, एक मेंबर हटा भी दिया तो 9 लोगों से तो बन ही सकती है। जब वो इंडिया में आएगी तब उसके साथ साइन लेके उसका नाम ऐड कर देना, खत्म। सर नहीं नहीं, हम बिना श्रद्धा के तो चालू ही नहीं करने वाले हैं कोई भी कंपनी। मत करो, बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। अरे आया क्या समझ में है सर? सर इसके साथ में सिर्फ एमओए एओए देने से हो जाएगा क्या? नहीं सर, आपको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। सर ये डिक्लेरेशन किसके साथ क्या चीज का देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन आपको लिखवाना पड़ेगा 4 में से किसी एक इंसान से, या तो एक एडवोकेट से जिसको हम एलएलबी बोलते हैं, या तो एक चार्टेड अकाउंटेंट से जिसको हम सीए बोलते हैं, या तो कंपनी सेक्रेटरी जिसको हम सीएस बोलते हैं, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको हम आईसीडब्ल्यूए बोलते हैं। इन 4 में से किसी एक जन का आपको लिखित में लेटर चाहिए जो ये कंफर्म करेगा कि भाई साहब आपने कंपनीज एक्ट के तहत जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल किया है। पहले क्या देना पड़ेगा आपको? एमओए एओए विच शुड बी साइंड बाय ए 7 नहीं, ऑल सब्सक्राइबर्स। दूसरा आपको क्या देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन। किस लोग, किन से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा? 4 में से चारों का लेना पड़ेगा या 4 में से किसी एक का? 4 में से किसी एक का। पहला इंसान कौन है वो 4 में से? एडवोकेट। दूसरा कौन है? सीए। तीसरा कौन है? सीए। चौथा कौन है? कॉस्ट अकाउंटेंट। बराबर। इन 4 में से एक डिक्लेरेशन लोगे, और साथ में एंड इसके साथ में और किससे डिक्लेरेशन लोगे? बाय द पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल। सर आर्टिकल में कौन से लोगों का नाम है? डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी वगैरह। सर किस चीज का डिक्लेरेशन ले रहे हो भाई साहब? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विथ, बस इस चीज का डिक्लेरेशन ले रहे हो। साथ में सर एक और चीज का आपको डिक्लेरेशन लेना है, मतलब सर 2 डिक्लेरेशन लेना है। जी हाँ, एक और डिक्लेरेशन लेना है फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स एंड द पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स हु आर नोन एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हु आर नोन एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्या? परफेक्ट। प्रमोटर्स। प्रमोटर्स आर नोन एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसने तो कंपनी चालू किया तो उस कंपनी का पहला डायरेक्टर ही प्रमोटर होता है। सर इनसे भी आपको एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा क्या? हाँ सर। किस चीज का डिक्लेरेशन? हमने तो ऊपर सब बता दिया कि हमने कंपनीज एक्ट के फुलफिल कर ली सारी रिक्वायरमेंट। अरे सर आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब आपने आज दिन तक कोई फ्रॉड नहीं किया है इन द इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वरना पता चला 2 साल पहले आपने के ऊपर एक मुकदमा चला था जिसमें आपने एक फेक कंपनी बनाई थी। हर्षद मेहता, मतलब स्कैम 1992 देखा? उसमें हर्षद मेहता एक माजगांव नाम से एक फेक कंपनी बनाता है जिसमें वो सुचिता दलाल एक वो खंडर जैसी बिल्डिंग में जाकर बोलती है कि देखो ये वाली एक कंपनी है जिसके ऊपर हर्षद मेहता हमेशा शेयर्स का ट्रेडिंग करता है। वो एक फेक कंपनी उसने बनाया था, इसके लिए सेबी ने उसको सेबी नहीं सॉरी कंपनीज एक्ट ने उसको बैन कर दिया था कि अब से तू कोई भी एक नई कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तूने कंपनी के फॉर्मेशन में फ्रॉड किया हुआ है। तो इस चीज का आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई साहब मैंने कोई चीज का आज दिन तक कोई फ्रॉड नहीं किया इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेकेंड, सर मैंने आज दिन तक कोई भी फ्रॉड या मिस ऑफेंस नहीं किया है पिछले 5 सालों में। कितने सालों में? सर मैंने वो 2005 में कोई कांड किया था, उसकी सजा मेरे को आज दिन तक मिलने वाली है क्या? नहीं, 5 साल का आपका कूलिंग पीरियड है। अगर आपने कोई भी चीज का फ्रॉड किया है या मिस ऑफेंस किया है तो आप 5 साल तक कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते हो, 6वें साल से कर सकते हो। मतलब सर विजय माल्या का जो फ्रॉड था वो 2010 में आया, तो क्या 2021 में विजय माल्या अपनी कंपनी चालू कर सकता है? हाँ, इस पॉइंट के तहत 5 साल हो गए ना उसको। अरे समझा क्या? 5 साल हो गए ना उसको, 5 साल के बाद वो कर सकता है। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, फ्रॉड की। ठीक है। और लास्ट, दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन विच इज करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। समझा? ओ मेरे गधेड़ो, चलो आगे। सर हाँ हाँ, याद रखना पड़ेगा, यस। इसके साथ में सर आपको एड्रेस बताना पड़ेगा। अगर कल जाके आरओसी को कोई लेटर भेजना तो भेजेगा कहाँ पे? कबूतर को तो नहीं भेजेगा ना तुम्हारे घर पे डाक लेके।
तो भाई साहब आपको एड्रेस बताना पड़ेगा, आपको सारे पर्टिकुलर्स बताना पड़ेगा, जैसे नाम, सरनेम, फैमिली नेम ऑफ एवरी सब्सक्राइबर्स, पर्टिकुलर्स बताना पड़ेगा सच एज डिन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल इज द फर्स्ट डायरेक्टर इन अदर फर्म्स। सर पता चला आपका इंटरेस्ट और भी किसी कंपनी में, मतलब रिलायंस कंपनी का जो मालिक है, रिलायंस कंपनी का मालिक जो है मुकेश अंबानी, उसका या डायरेक्टर जो प्रमोटर है धीरू भाई अंबानी, वो ऑलरेडी किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो आप आरओसी को पहले ही बता दो, क्योंकि तभी आरओसी को समझ में आएगा ना कि अच्छा ये इसमें भी ये डायरेक्टर है, इसमें भी ये डायरेक्टर है। तो हमको दोनों तरफ पे देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं फ्रॉड ना हो, क्योंकि अगर तूने इस कंपनी में फ्रॉड नहीं किया, उस कंपनी में फ्रॉड किया, तो तेरी ऑटोमेटिकली इस कंपनी में भी तो उस चीज का इफेक्ट आएगा ना। तो इसके लिए क्या क्या जैसे कि रतन टाटा टाटा कार्स बनाता है, तो वही एलोन मस्क भी वो है, तो अगर ये दोनों में अगर कॉमन डायरेक्टर था तो इनकी कंपटीशन में ये होगा ना, तो वो ऐसे एक दो इसमें एक डायरेक्टर कैसे हो सकता नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं आप, होल टाइम डायरेक्टर्स कोई भी एक ही कंपनी में रह सकते हो, क्योंकि नाम ही है होल टाइम डायरेक्टर। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम डायरेक्टर हो या आप अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, तो एक इंसान 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, मैक्सिमम 20 कंपनीज में आप डेफिनेटली रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 कंपनीज में डायरेक्टर बिल्कुल रह सकते हो, लेकिन सिंस आप किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर हो, इस चीज का आपको इंटीमेशन आरओसी को दे देना पड़ेगा। आई बात समझ में? है? इसके बाद में क्या होगा सर, इसके बाद में आपको अगर आरओसी को सारी चीजें सही लगती है तो वो आपको सीओआई दे देगा, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। आपकी कंपनी को एक सिन नंबर अलॉट होगा, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। हर कंपनी का एक सिन नंबर होता है, तुमने देखा है हर कंपनी का सिन नंबर कैसा होता है? जैसे अगर मैं बात करूं सिन ऑफ टाटा मोटर्स, तो ये देखिए टाटा मोटर्स है, ये उसका सिन नंबर है, दिख रहा है तुमको? U452100MH1989PLC050444, ये उसका सिन नंबर है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सर हर कंपनी का एक सिन नंबर होता है, तो जब आपको सीओआई मिल जाएगा उसके बाद में आपको सिन मिल जाएगा। उसके बाद में सर आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। और याद रखना, अगर आप कंपनी बनाते टाइम आपने किसी भी इन्फॉर्मेशन में, ऊपर ही आपने डिक्लेरेशन दिया कि हमने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है दिस आर ऑल ट्रू एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ, ऐसा आपने उनको बोला है। जबकि जब गवर्नमेंट आरओसी ने जब इंक्वायरी किया तब पता चला कि आपने इन्फॉर्मेशन कुछ गलत दिया है या इनकम्प्लीट दिया है। अगर ऐसा आरओसी को पता चलता है कि यू हैव फर्निश्ड फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या फिर आपने सप्रेस किया है, छुपाया है मटेरियल फैक्ट्स को, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 447। लिख देना 447 फ्रॉड, 447 फ्रॉड। सर 447 की पेनल्टी क्या है? इसमें दो टाइप की पेनल्टी होती है, दो चीज की लगती है आपको। एक तो होता है आपको जेल, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट, और दूसरा होता है आपको लगती है पेनल्टी। सर इम्प्रिजनमेंट कितना लगता है उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके इसमें फ्रॉड में आपने जो भी किया है इट इन्वॉल्व्स पब्लिक क्या, या फिर डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक। सर एक होता है फ्रॉड जिसमें आपने पब्लिक का पैसा धापा हो, एक होता है फ्रॉड जिसमें आपने पब्लिक का पैसा नहीं, मतलब पब्लिक को हार्म नहीं पहुंचाया है। अगर आपने पब्लिक को हार्म नहीं पहुंचाया है तो आपको मिनिमम जेल होगी 6 मंथ्स के लिए और मैक्सिमम जेल होगी 10 साल के लिए। और सर वही, हाँ ये बताया ना अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी। और ऑलरेडी अगर आपने ऐसा कोई फ्रॉड किया जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व थी तो आपको मिनिमम जेल होगी 3 साल की और मैक्सिमम जेल होगी 10 साल की। और सर पेनल्टी कितनी लगेगी? आपने जितना भी फ्रॉड किया है उसका 3 गुना, 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड।
आई बात समझ में? लिख लो इसको। हाँ, ये सब सबमिट कब करना है? क्या सबमिट कर करना है? ये एमओए डिक्लेरेशन। कंपनी चालू होने के पहले। डन। ओके, सर लिखा। हाँ, एक मिनट। चलो उसके बाद में आते हैं ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। सर कल जाके अगर कंपनी ने मतलब कंपनी को हमने 447 की पेनल्टी तो लगा दी, मतलब सर कंपनी के डायरेक्टर्स को जेल कर दिया। सर कंपनी को जेल हो सकती है क्या? बट ऑफ कोर्स नहीं, कंपनी को जेल में कैसे लेके जाओगे? क्या बोलोगे? जेल खोल कंपनी को अंदर डालना है, वैसे कंपनी के पास में कोई जेल जाने का ऑप्शन नहीं है। तो सर कंपनी पे हम लगाएंगे पेनल्टी और कंपनी के डायरेक्टर्स को करेंगे हम जेल। ये तो हो गया उनकी पनिशमेंट के तहत। सर उस कंपनी का क्या होगा ये तो बता दो। उसके ऊपर ऑर्डर देगा ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल बोले तो कोर्ट। तो सर ऑर्डर क्या क्या दे सकता है ट्राइब्यूनल? सबसे पहले तो वो डायरेक्ट करेगा और बोलेगा कि भाई साहब आज से मेंबर्स की लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। तो मतलब अभी तक जो इंसान फ्रॉड कर रहे थे, जो अभी तक लिमिटेड लाइबिलिटी को एंजॉय कर रहे थे, आज के बाद से वो लिमिटेड लाइबिलिटी को एंजॉय नहीं करेंगे। मैं तुमको जेल नहीं भेज रहा हूँ, तुमने इतना बड़ा संगीन गुनाह नहीं किया कि मैं तुमको जेल भेजूँ, लेकिन मैं तुमको आज से डिक्लेयर कर रहा हूँ कि तुम्हारी लाइबिलिटी अब लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। सेकेंड, डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। या तो बोल सकता है कंपनीज आरओसी को कि भाई साहब इस कंपनी का नाम अपने रजिस्टर ऑफ कंपनी से डिलीट कर, मतलब आज इस कंपनी को खत्म कर दे। या तो सर ये बोल सकता है कि अपनी कंपनी को वाइंड अप कर दो, चलो बंद करो कंपनी, कुछ कोई तुमको कोई पेनल्टी नहीं लग रही, कोई जेल नहीं लग को नहीं हो रहा है, लेकिन तुम अपनी कंपनी को वाइंड अप कर दो, खत्म करो। या फिर पास सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट फॉर द रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस। या तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, आई मीन सॉरी गवर्नमेंट क्या बोल रहा हूँ, कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई साहब अभी तक कंपनी कौन रन कर रहा था? मुकेश अंबानी ना, तूने फ्रॉड किया ना, एक काम कर मुकेश तू चल उठ उठ, तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबको उठा, सबको निकाल, अब मैं वहां पे एक मैनेजमेंट बिठाऊंगा और वो उस कंपनी को रन करेगा। तुम्हारा इस कंपनी के ऊपर अब सब तुम्हारा इस कंपनी के ऊपर से सारा कंट्रोल खत्म होता है। मैं मेरे हिसाब से इसमें एक नया मैनेजमेंट लेके आऊंगा और वो नया मैनेजमेंट इस कंपनी को रन करेगा। सर इसके अलावा लास्ट ऑप्शन उसके पास में है, वो ऐसा कुछ भी ऑर्डर दे सकता है जो उसके हिसाब से सही हो, एनी ऑर्डर एज इट में डीम फिट। कौन दे सकता है ऑर्डर? किसकी बात चल रही है? ट्रिब्यूनल की।
तो सर ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है, क्या क्या ऑर्डर दे सकता है? सबसे पहले तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर से दे सकता है इट में पास सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट फॉर द चेंज इन द मैनेजमेंट एंड रनिंग ऑफ द कंपनी. सेकंड, it can change the liability of the members to the unlimited. Third, it may direct the removal of the name from the register of the companies which is maintained by the registrar of the companies. बराबर है, ठीक है. फोर्थ पॉइंट है इट में पास सच ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. एक होता है कंपनी बंद कर देना, एक होता है कि कंपनी चलेगी लेकिन आरओसी मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर उसके जो भी उसको एग्जाम्पशंस मिलते थे हम उसमें से उसका नाम ही हटा देते हैं. मतलब कंपनी है, अब जैसे आरजी क्लासेस है, अब आरजी क्लासेस एक कंपनी तो है या आरजी क्लासेस एक एंटिटी तो है, बट क्या वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज की बात में रजिस्टर्ड है क्या? नहीं. तो ऐसे ही मैं फोर्थ वाले पॉइंट में वो बोल रहा है कि आपका नाम हटा दिया जाएगा, ये नहीं बोला कि कंपनी बंद कर लेंगे. फिफ्थ वाले पॉइंट में बोल रहा है वो ये बोल सकता है कि आपके कंपनी का नाम हटा दो. और लास्ट में क्या बोलेगा? इट में पास एनी ऑर्डर एज इट में डीम्स फिट. अरे समझा क्या? मेरे को एक बात बताओ, और ट्राइब्यूनल क्या क्या ऑर्डर दे सकता है? सबसे पहला, इट में पास सच ऑर्डर फॉर द चेंज इन द मैनेजमेंट एंड द रनिंग ऑफ द कंपनी. सेकेंड, it may direct that the members liability shall be unlimited. Third, it may direct the removal of the name from the register of the companies maintained by the registrar of the companies. Fourth, it may order for the winding up of the company. And fifth, it may pass any such order which it may deems fit. करेक्ट है. क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर. क्वेश्चन अभी तक कितने बार आ चुका है तुमको नहीं पता है, ठीक है. हर 2 अटेम्प्ट में एक हाथ क्वेश्चन तो इस डब्बे के ऊपर होता ही होता है. जहां डब्बा है समझ जाना कि वो डब्बा इंपॉर्टेंट है. जहां डब्बा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, डब्बे के ऊपर लिखा हुआ रहेगा जस्ट रीड, और अपन क्लास में भी उस पर लिख देंगे रीड एंड डिलीट. जहां पे तुमको रीड एंड डिलीट दिखेगा उसको समझ जाना कि वो तुम्हारे काम का नहीं, बस पढ़ के उसको खत्म करना है. क्यों? क्योंकि तुमको आ सकते हैं एमसीक्यूज भी. जैसे सीए में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, तो अब वो एमसीक्यू में से कोई एक आधा वर्ड उसने पकड़ लिया तो इसके लिए अपने को पढ़ना इंपॉर्टेंट है. लर्न नहीं करना है, पढ़ना है. और रही बात सीएस में, तो सीएस में 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी. वो 1 लाइन का क्वेश्चन है 1 मार्क का, तो बेसिकली वो सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू ही हो गया ना, बस आपको ऑप्शन नहीं दिया है उसमें. तो ये ना होवे इसके लिए. बट ट्राइब्यूनल ये करने के पहले, बट ऑफ कोर्स कोई भी गुनाह की सजा मिलने के पहले सामने वाले को हम सुनेंगे भी तो सही ना. अरे तेरे को कोई भी पनिशमेंट दे रहे हैं घर वाले, तो उसके पहले तेरा पक्ष भी तो सुनेंगे ना कि भाई साहब तूने ऐसा क्यों किया. ये पक्ष सुनने के बाद ही तुझे सजा सुनाई जाएगी ना. तो इन द सेम मैनर जो भी ऑर्डर ट्राइब्यूनल दे रहा है, वो ऑर्डर देने के पहले ही विल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी. मतलब वो कंपनी को बोलेगा, ओ कंपनी तुझे अपने सफाई में अगर कुछ बोलना है तो अभी बोल दे. मैं ऐसा समझ रहा हूं कि तूने ऐसा गलत किया, लेकिन अगर तेरा पर्सपेक्शन कुछ अलग था तो हमको पहले ही बता दे. आई बात समझ में? क्योंकि अगर जज कोई एक लड़की रही है, ट्राइब्यूनल एक लड़की चला रही है, तो पहले तो कंक्लूजन पे आ जाएगी. बट ऐसा कंक्लूजन पे ना आवे इसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा. समझ में आया क्या बोला? चलो. अच्छा, कंपनी फॉर्म करने के लिए ना पहले बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स होते थे, अलग अलग फॉर्म्स होते थे. आपको एक अथॉरिटी के केस में अलग फॉर्म भरना पड़ता था, दूसरे केस में अलग, तीसरे केस में अलग, चौथे केस में अलग. अब कंपनी अगर आपको फॉर्म करना है तो सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ता है. तुमने ऑलरेडी वो पढ़ा है, उसका नाम स्पाइस. दैट इज सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. स्पाइस ये सर इतना सिंपल फॉर्म है कि 15 मिनट में आप अपनी कंपनी फॉर्म कर जाओगे. एक ही फॉर्म भरना है, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा. यस बोले तो सिंप्लीफाइड, पी बोले तो प्रोफार्मा, आई बोले तो फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, सी बोले तो कंपनी, ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिकली. तो सर कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? स्पाइस फॉर्म भरना पड़ता है. स्पाइस कौन सा फॉर्म है? सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलो. इसके बाद में इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमको करना है. एक, 2, 3, 4 ये पॉइंट्स को छोड़ के. आई बात समझ में? ये 4 पॉइंट्स मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले पूरा ऊपर तक का ओपीसी तुमको पढ़ के आना है. यहां तक का कोई दिक्कत है क्या? क्या? 2.8. बस वो एक ही पेज पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना तुमको. इतना ही होमवर्क है तुम्हारा.
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ संगीन गौर विशेष चर्चा में अपने को कुछ डिस्कशन करना है, ऐसा कुछ है? नहीं? ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। कल सेम टाइम 9:30 बजे यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और दोपहर में अपनी जो टैक्स की बैच है वो तो बैच है ही है। ठीक है, क्या क्या? स्टार्टिंग का मैं अभी ऐप पे अपलोड कर दूंगा लेक्चर, तो एक बार चेक कर लेना, नहीं समझे तो वापस पूछ लेना। ठीक है, ओके, चलो, बाय बाय, बाय बाय।